हेलो, जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग धातु का निष्कर्षण लास्ट कर रहा था और आपको एक धातु का निष्कर्षण टोटल सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए। सिद्धांत के आधार पर क्वेश्चन पूछता है कि किसी धातु के बारे में, किस धातु के एस से निष्कर्षण सिद्धांत कैसे होगा, क्या सिद्धांत होगा, कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न 5 नंबर में पूछता है। इस बार भी पूछा था, हर एक बार पूछता है। तो आपको एक प्रैक्टिस करा रहे थे जिंक के बारे में, कुछ आपको लिखे थे। आपको एक बात ध्यान देना है कि किसी भी धातु का पूछेगा, 4 ही धातु का पूछेगा। किसका किसका? सबसे इंपॉर्टेंट में आपका है लोहा एल्युमिनियम 2। कॉपर का भी पूछ सकता है, जिंक का भी पूछ सकता है, लेकिन लोहा एल्युमिनियम यदि आपको कंप्लीट रहेगा तो आप कंफर्म समझिए कि 5 नंबर आपका रखा हुआ है। तो सब में कॉमन बात है, उसमें पहला कॉमन बात यह है कि विवरण टोटल लिखना है, जैसे संकेत परमाणु संख्या जिसे पिछले क्लास में लिखे थे। इसके बाद उसका प्रमुख एस कौन है, और इसके बाद सोचने वाली बात होती है। वहां से एक पॉइंट आपको कल चर्चा किए थे कि आपको यह सोचना होता है कि यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयरन का हेमेटाइट अयस्क से निष्कर्षण सिद्धांत लिखिए, तब तो आपको उसी के अनुसार लिखना है। और यदि नहीं दिया हुआ, जनरली नहीं दिया हुआ रहता है, तो आपको कोई भी अयस्क लेकर के निष्कर्षण सिद्धांत लिख देना होता है। आपको जो सुविधा लगे सो लिखिए। जैसे पिछले वाला में अपने से लिखे थे कि लिखे थे या नहीं लिखे थे याद नहीं है, आप हम बोल रहे हैं आपको कि जब प्रमुख अयस्क लिख लिए थे जिंक का, जिंकाइट, वो कैलेमाइन, ये सब जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड ऐसे करके। तो वो लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि जिंक धातु का उसके जिंक सल्फाइड अयस्क से निष्कर्षण सिद्धांत, ऐसे ये हेडिंग देना होगा। मैंने ये अपने से लिखना होता है आपको कि जो भी धातु है उसके किस अयस्क से हम लोग निष्कर्षण सिद्धांत लिख रहे हैं, ये आपको लिखना होता है। तो सल्फाइड एस हम लोग सीख रहे थे, ZnS, इससे सीख रहे थे। ठीक है, आपको पहला चरण लिखना होता है ऐसे, चरण एक में लिखिए। क्या करते थे चरण 1 में, याद है? अयस्क के साथ सांद्रण करते थे, नहीं तो डैश देके इसमें लिखेंगे। चरण 1 में जिंक सल्फाइड का, कोई भी सल्फाइड रहेगा, सल्फाइड और सल्फेट का जो सांद्रण है वो फेन उत्प्लवन विधि से होता है। आयरन का रहेगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से। ये सब आपको ध्यान देना होता है। चलिए आगे हेडिंग देना है। सॉरी, इसमें तो लिख ना रहे थे। जिंक सल्फाइड का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए, सांद्रण जो है वो भौतिक प्रक्रिया, इसमें रिएक्शन वगैरह नहीं होता, इसीलिए केवल लिख देना होता है कौन अपनाते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब नहीं। चलिए, चरण 2 लिख करके डस देना है। चरण 2, सांद्रित जिंक सल्फाइड को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए, क्या लिखे? जिंक सल्फाइड, सांद्रित जिंक सल्फाइड का, सांद्रित जिंक सल्फाइड से नहीं को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, क्या बोल दिया, वीडियो रुक गया नहीं था, मोबाइल जो है कुछ लिख रहा था, उसी में डिस्टर्ब हो गया। फिर से बोलते हैं आपको। सांद्रित जिंक सल्फाइड को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए कौन विधि अपनाएंगे? सल्फाइड न है तो सल्फाइड के लिए कौन विधि? 2 ही विधि था ऑक्साइड में परिवर्तित करने का, जारण भर्जन या निस्तापन। तो कौन विधि लगेगा? भर्जन या जारण। ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए
जारन या भर्जन विधि का उपयोग करते हैं। फिर रिएक्शन लिख देना है। कैसे करते हैं? ZnS प्लस O2 हिट करते हैं इसको, ZnO प्लस SO2। छींक से घबराना नहीं है, कोरोना वोरोना नहीं है। हर एक छींक जो है वो कोरोना नहीं है। कैसे तो चल रहा था सभी चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर एक छींक कोरोना नहीं होता। तो हम जो छींके वो कोरोना वाला नहीं है, ये सही वाला साधारण छींक था। चलिए, ये भर्जन हो गया। मतलब जो भी प्रक्रिया में रिएक्शन आएगा, अभिक्रिया आएगा, उसको आपको शो करना होगा, दिखा देना होगा केवल। तीसरा चरण लिखना है। तीसरा लिखेगा, जिंक ऑक्साइड से जिंक धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा अवकरण, जिसको प्रगलन कह रहे थे, कार्बन द्वारा अवकरण विधि अपनाते हैं। इस विधि में जिंक ऑक्साइड से आधे मात्रा में कार्बन के चूर्ण मिलाकर एक भट्ठी में गर्म करते हैं। फलस्वरूप जिंक ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत होकर जिंक तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त करता है। चलिए देखिए क्या कहा गया, जितना जिंक ऑक्साइड रहता है 10 ग्राम है, तो उसका आधा 5 ग्राम कार्बन लेकर के इसको एक भट्टी में गर्म करते हैं। तो कहा गया कि जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, ये कहा गया। मतलब जिंक ऑक्साइड से हम लोग को धातु प्राप्त करना था, धातु प्राप्त हो गया। 3 चरण कंप्लीट हो गया। पहला फेन उत्प्लवन विधि, दूसरा कहा गया ऑक्साइड में परिवर्तित करना था, सल्फाइड था, जारन लगा दिए या भर्जन जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए अवकरण विधि लगाते थे। कौन अवकरण विधि लगाया गया? कार्बन द्वारा अवकरण, जिसको प्रगलन जाने थे हम लोग। चलिए ये हो गया। आगे आपको हेडिंग देना है चौथा चरण, नहीं चरण 4। तीसरा चरण हो गया, चरण 4 लिखेंगे। प्राप्त जिंक को शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाते हैं। पैराग्राफ चेंज, इस विधि में, समझिएगा, पैराग्राफ चेंज करके इस विधि में, इसके बाद सुनना है। देखिए, जो ये जिंक प्राप्त हुआ तो पढ़े थे ना कि इसमें भी अशुद्धि रह जाता है, तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए कई विधि था। यहाँ कहा गया कि किस विधि का प्रयोग करेंगे? वैद्युत अपघटन विधि। याद है ना, ऐसा बनाए थे, पूरा लिखवाए थे इसको ऐसे कि इसका जो है ये अशुद्ध रूप को एनोड, अशुद्ध रूप को कैथोड बनाते हैं। फिर धीरे धीरे इधर सब प्रक्रिया लिखवाया हुआ था। तो इस विधि में के बाद आपको अपने से लिखना है। रिएक्शन तो कुछ इसमें लिखना नहीं है, टोटल बात लिखना है। क्या लिखेंगे कि जिंक के शुद्ध रूप को कैथोड तथा अशुद्ध रूप को एनोड बनाएंगे, दोनों को बैटरी से जोड़ेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। ये प्रक्रिया आपको लिखना है, ठीक है। चलिए ये फिर कंप्लीट हो गया। उपयोग भी आप लिख दीजिएगा तो और अधिक उपयोगी होगा, इसीलिए ये लिखने के बाद आपको उपयोग लिखना है। हम आपके ऊपर इसलिए छोड़ दें कि आपको ये प्रक्रिया हम बता दिए हैं। ये पिछले क्लास में वैद्युत अपघटन द्वारा शोधन बता रहे थे, उसमें बतलाए थे कि जिस धातु को भी शुद्ध करना है उसके अशुद्ध रूप का एनोड बनाते हैं, शुद्ध रूप का कैथोड बना लेते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो अशुद्ध है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में आने लगता है। ये बात आपको लिख लेना है।
चलिए आपको रिवीजन हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दिए। इंपोर्टेंट है वैल्यू द पैटर्न, इसीलिए आपके ऊपर छोड़ दिए हैं। मतलब आपको केवल अब उपयोग लिखना है। चरण 4 तक पूरा हो गया, उपयोग भी लिखना होता है, चाहे बोले या नहीं बोले, आप उपयोग 2-3 लिख ही दीजिएगा। ठीक है, उपयोग लिखिएगा। पहला, जिंक धातु का उपयोग शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। बैटरी होता है ना, बैटरी शुष्क सेल होता है, वो घड़ी वाला, तो घड़ी है, दीवार घड़ी, टॉर्च वगैरह का बैटरी, उसको आप ऊपर से कवर हटाइएगा तो ये पूरा ऐसे उजला उजला दिखेगा, ऐसे परत, वो जिंक का होता है। शुष्क सेल बनाने में किया जाता है। दूसरा, जिंक का उपयोग लोहे के जस्तीकरण में किया जाता है। जस्तीकरण क्या है? लोहा पर जंग न लगे इसके ऊपर, उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, उसी को जस्तीकरण कहते हैं। अगला लिखना है, कुछ मिश्र धातुएं जैसे पीतल, सिल्वर इत्यादि के निर्माण में जिंक का उपयोग किया जाता है। 2-3 उपयोग लिख देंगे, हो जाएगा, पूरा ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह का चारों के बारे में आपको हम बतलाएंगे। हम ये भी नहीं बतलाते थे, एक लिखने के लिए अपने से छोड़ देते थे और फिर आपको 2-3 जो बचता था वो असाइनमेंट में करके देते थे। लास्ट में आपको दिसंबर तक मिलेगा, जब भी जिस तरह से स्थिति होगा आपको दे देंगे हम। एक आपको बता दिए, आप दूसरा खुद से भी लिख सकते हैं, किसी को भी लेकर के। ठीक है, चलिए, ये धातु का निष्कर्षण चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर था। दूसरा चैप्टर है पी ब्लॉक। दूसरा चैप्टर पी ब्लॉक है, लेकिन पी ब्लॉक में आपको 4 चैप्टर आता है। हम चैप्टर वैसे ही बांटेंगे, पी ब्लॉक तो पूरा यूनिट है एक ठो, आपको 4 चैप्टर इसमें है। मतलब दूसरा चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्व, 16 के तत्व, 17 के तत्व, 18 के तत्व, ऐसे। लेकिन आपको एक बात याद दिलाते हैं कि आपको हम इस बार कई बार चर्चा की है कि जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी 11th क्लास का, वो आपको हम काम चलने भर ही बतलाए थे। वो चैप्टर शुरू मतलब कंप्लीट नहीं किए थे, हम सिस्टमेटिक शुरू करके कंप्लीट नहीं किए थे। आपको तत्वों के आवर्त निकालने के लिए, ग्रुप निकालने के लिए, ब्लॉक निकालने के लिए सिखा दिए थे। केवल आपको वो पूरा चैप्टर है पढ़ना है। और आपको ये भी हम बतलाए थे क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि पी ब्लॉक जो है अभी जो स्टार्ट होने वाला है उसमें पूरा आवर्त सारणी का यूज होता है। इसीलिए चैप्टर कई बार ऐसा हुआ है कि हम 12th में पढ़ाए हैं, 11th में छोड़ करके, क्योंकि लोग भूल जाता है सब। तो इसीलिए आपको जो है हम अब आवर्त सारणी पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब 12th में धातु के निष्कर्षण के बाद पी ब्लॉक है, मतलब वर्ग 15 के तत्व है, लेकिन आपको आवर्त सारणी नहीं पढ़ाए थे। यही उपयुक्त समय होता है आवर्त सारणी का, टोटल यूज हो जाएगा बगल में, कहाँ? पी ब्लॉक में। इसीलिए आपको आवर्त सारणी हम शुरू कर रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल हेडिंग देना है। हम कई बार अपने लेक्चर में बोल दिए हैं कि जो आवर्त सारणी है या कोई भी चैप्टर, पूरा केमिस्ट्री के बारे में आपको बतलाया है कि केमिस्ट्री 11th-12th को नहीं बांटता है, मैथ बांटता है, फिजिक्स बांटता है, कुछ हद तक बायोलॉजी बांटता है, केमिस्ट्री नहीं बांटता है। आप फिजिक्स में पूरा काइनेमेटिक्स पढ़े 11th में, अब टोटल नया पूरा अलग बात आ गया। आपको लाइट आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया, ये सब था 11th क्लास में, नहीं था, 10th में था लाइट वगैरह थोड़ा बहुत। मैथ में उधर आप पूरा पढ़े, अलजेब्रा का चीज था, अब उसका पूरा हटा करके नया चीज कैलकुलस वगैरह आ गया है। आपको अलजेब्रा जैसा थोड़ा डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अभी दिख रहा होगा, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं है अलजेब्रा जैसा, टोटल नया चीज आपका आएगा। पूरा कैलकुलस पढ़ना है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल, तो इसलिए पूरा वो अलग होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री का कोई बंटवारा नहीं है। केमिस्ट्री में जो आप पहला दिन सीखेगा परमाणु संख्या, वो डेली यहाँ भी हो जाएगा। आप जो बेसिक पढ़े फॉर्मूला लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने डेली आ रहा है, ये केमिस्ट्री है। ये फर्क है, बड़ा फर्क है ये। इसीलिए इसका चैप्टर का कोई महत्व नहीं कि कौन किस वर्ग का है, मतलब 11th-12th में आपको जो जहां सूट करेगा वहां पढ़िए, और हम उससे पढ़ाते भी हैं। तो आपको हेडिंग देना है आवर्त सारणी।
पीरियोडिक टेबल। चलिए, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। चलिए, हेडिंग दे दिया आप, सुनिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी, जो आप कहीं भी टेबल टांगा हुआ देखते हैं, वही आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी का क्या तात्पर्य है, सो आपको समझना है कि आवर्त सारणी वो पहला आवर्त सारणी नहीं है, इसीलिए उसका नाम है। अगर पहला होता तो केवल आवर्त सारणी कहते, नहीं, कि यदि एक ही सारणी होता, एक ही टेबल होता, तो उसका फिर आधुनिक आवर्त सारणी नाम क्यों दिया जाता? इसका मतलब कुछ न कुछ और बात है, उसका नाम अलग से दिया गया है। मतलब ये कि डिफरेंट हो, अलग हो, उसका कुछ पहचान हो। तो पहचान अलग किया जा रहा, मतलब उसके जैसा कोई और है, मेरे टेबल और है। समझिएगा बात क्या कहना चाह रहे हैं हम। जो आवर्त सारणी है उसका ये बहुत पहले से प्रयास शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ प्रयास आवर्त सारणी का? तो आवर्त सारणी का प्रयास इसलिए शुरू हुआ कि तत्वों के बारे में वैज्ञानिकों ने यह देखा कि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके गुण एक दूसरे से मैच करते हैं, एक दूसरे से समान होते हैं। तो वैज्ञानिकों के लगा कि हम लोग ऐसा एक टेबल तैयार कर दें कि एक टेबल में एक साथ एक जगह पर समान गुण वाला तत्व रहे। ऐसा करने से क्या होगा? तो ये होगा कि हम लोग गुण पढ़ने में सुविधा होगा। यदि एक गुण वाला ABCD है, एक गुण वाला है, तो हम लोग एक के बारे में पढ़ लेंगे तो टोटल क्लियर हो जाएगा, CD सब वैसे ही है। नहीं, यहां से EFGH आया, लय सब, अगर ये सभी एक गुण वाले हैं, एक जगह रख देंगे तो एक का गुण पढ़ेंगे, बाकी सबका उसी जैसा हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों का ये ध्येय आया कि जब समान गुण वाले कुछ तत्व हैं तो कुछ ऐसा थ्योरी हम लोग क्यों न ला दें, नियम ला दें कि एक समान तत्वों को, एक समान गुण वाले तत्वों को एक ही जगह रख दें। ये जो थ्योरी आया ना कि एक समान गुण वाले तत्वों को एक जगह रखें, इसी को आवर्त सारणी कहते हैं। सारणी का मतलब टेबल है ऐसा, और आवर्त का मतलब है कि निश्चित संख्या के बाद दोहराने वाला, माने ऐसा टेबल कि निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाला तत्वों का दोहरापन हो, पुनरावृत्ति हो, रिपीट हो। क्या बोले, समझ में आया? समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो। आवर्त का मतलब होता है, जैसे आपको फर्स्ट पीरियड चलता है, इसका मतलब क्या है कि निश्चित है अगला 45 में फिर रिपीट हो जाएगा, अगला 45 में फिर। जो निश्चित संख्या के बाद सेम परिवर्तन होता है उसको हम लोग निश्चित समय के बाद, निश्चित पोजीशन के बाद, कोई भी एक रेफरेंस है, फिक्स है कितना में वो रिपीट कर जाएगा, तो उसके लिए हम लोग पीरियड टर्म लाते हैं। तो ये जो था कि ऐसा कुछ ट्रेंड चले कि समान गुण वाले तत्व एक जगह आ जाए, इसी को आवर्त कहा गया। और इसे तत्वों का एक टेबल बनाने का प्रयास किया गया, सारणी, जिसको आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब तत्वों का ऐसा सारणी, ऐसा टेबल जिसमें एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो, ये है। दूसरा बात यह कि क्यों आवश्यकता हुआ? तो आवश्यकता इसलिए हुआ कि तत्वों की संख्या बहुत अधिक होने लगी, बढ़ने लगी, खोज बढ़ने लगा। शुरुआत में कम तत्व थे, 2 4 10 की संख्या में, फिर 20 30 50 60 ऐसे बढ़ने लगे। तो हुआ कि इतना अलग अलग तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो केवल तत्वों के बारे में ही पढ़ते रह जाएंगे पूरा केमिस्ट्री में। पहला दूसरा क्लास में भी वही पढ़ना रहता, 9th 10th में पढ़ते पढ़ते आते हैं तो जिंक तक पहुंचते, 11th 12th में आते हैं तो 90 92 ऐसे पहुंचते, सब तत्व भी नहीं पढ़ पाते। इसलिए और कुछ यौगिक के बारे में पढ़ भी नहीं पाते, तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता है, मैंने परमाणु से मिलकर के, तो उसका निर्माण भी नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग तत्वों के अध्ययन में सुविधा हो हम लोग को, वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। आवर्त सारणी में बहुत सारे प्रयास किए गए। शुरुआत में सबसे पहले डिबोनियर नामक वैज्ञानिक ने प्रयास शुरू किया। उन्होंने एक अपना नियम दिया, त्रिक नियम। कहा कि यदि 3-3 करके तत्वों को सजाएंगे और तत्व इस तरह से सजे कि दोनों किनारे वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच के परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा, तो तीनों का गुण एक समान होगा। ये नियम था।
ये तुरंत समाप्त हो गया। 3-4 ग्रुप तक ही ये लागू हुआ, 3-4 समूह में ही ये लागू हुआ, बाकी लागू नहीं हो रहा था, इसीलिए ये खंडित हो गया सिद्धांत। इसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया, सारे गामा प पर, ये 10th क्लास में आप पढ़े थे, तो उसका भी फिर खंडन हुआ। फिर इसके बाद मेंडलीव का आवर्त सारणी आया। मेंडलीव का आवर्त सारणी भी खंडित हुआ, लेकिन मेंडलीव का आवर्त सारणी बहुत हद तक ठीक ठाक था। केवल अंतर ये था कि उन्होंने कहा कि तत्वों का जो गुण है, रासायनिक गुण, वो परमाणु द्रव्यमान के फलन में होता है, मतलब परमाणु द्रव्यमान बढ़ने से तत्वों के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। यही कंसेप्ट गलत था। इसी के जगह पर मोसले आए चौथा नंबर पे, और उन्होंने बोला कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। माने परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है तत्वों के गुण। और फिर बस यही अंतर ला करके और टोटल मेंडलीव जैसा कंसेप्ट लगा करके और मोसले ने एक नया आवर्त सारणी डेवलप किया, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब आपको पूरा विवरण इतना नहीं हम पढ़ाएंगे, इतना पढ़ना भी नहीं है आपको कि डिवोनियर का, न्यूलैंड्स का, ये सब नहीं है। डिवोनियर न्यूलैंड्स का तो कभी कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है। मेंडलीव से जो प्रश्न आता है आपको बता देते हैं। 2 प्रश्न है। पहला ये कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर क्या था, ऐसा आवर्त नियम क्या था। तो एक रन याद रखना है कि उन्होंने कहा कि तत्वों के जो गुण है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जो पूरा पूरा गलत था। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। कौन कहा? मेंडलीव, जो गलत है। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों और वर्गों की संख्या बतलाएं। आवर्त और वर्ग की संख्या। तो आवर्त तो उतना ही था 7, लेकिन जो वर्ग है वो उसमें 9 था। कितना था? 9। चलिए, यही आपको एक याद रखना है। प्रश्न जो मेंडलीव के आवर्त सारणी से आता है वो 2 यही आता है। एक तो ये कि मेंडलीव के आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित था, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं गुण, इस सिद्धांत पर। और दूसरा ये कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी, तो 7, और वर्ग की संख्या 9। आपको तुरंत थोड़ा अंतर बतला देते हैं। फिर मोसले जो है उनका नियम क्या परिवर्तित हुआ, तो थोड़ा बहुत अंतर था। परमाणु द्रव्यमान बोले थे मेंडलीव, और मोसले क्या बोले? मोसले बतलाए कि तत्वों के जो गुण है वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। मतलब ये कि निश्चित परमाणु संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ये उन्होंने कहा, यही सही था। बस यही गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मेंडलीव का आवर्त सारणी सही से नहीं बैठ रहा था, बहुत सारा त्रुटि हो जा रहा था। जैसे ही मोसले ने बताया, अधिकांश त्रुटि दूर हो गए। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी में भी त्रुटि है, ऐसा नहीं है। तो ये अंतर हुआ। दूसरा अंतर ये कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मतलब मोसले के आवर्त सारणी में, आवर्तों की संख्या मेंडलीव का आवर्त सारणी के बराबर 7 ही है, और वर्ग उसका दुगुना, उसका 9 था, तो इसमें कितना वर्ग? 18। बस यही आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी से शुरू करेंगे ना। हेडिंग देना है आपको आधुनिक आवर्त नियम, पहले हेडिंग देंगे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। चलिए, आधुनिक आवर्त नियम 10 देख लिखिएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष को दूर करने के लिए मोसले नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी संबंधित एक नए नियम का प्रतिपादन किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अनुसार के बाद डैश देके नीचे से लिखेंगे। इस नियम के अनुसार, अनुसार के बाद डैश देके नीचे से, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात
तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाने पर एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। चलिए ये नियम हो गया। अब नीचे हेडिंग देना है आपको, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, वो तो नियम था ना, आधुनिक आवर्त सारणी, डैश देख लिखिएगा। मोसले ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर तत्वों की एक नई सारणी तैयार की, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है के बाद डैश दे देंगे और आपको बनाना पड़ेगा। रोक दीजिए। चलिए आप इतना समझिए। अभी ये आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसके नीचे जो आवर्त है, ये पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां से यहां तक, पांचवा ये हो गया, छठा, सातवां, 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में। पहला आवर्त में 2 ही कॉलम है, 1 2 में 2 ही तत्व है। दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तत्व रहेगा। तीसरा आवर्त यहां से है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो चौथा ही 18 होगा। ये जो है नीचे से ऐसे, ये क्या है, आवर्त है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 7 आवर्त। वर्ग कितना है, 18। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, ऐसे 1 से 18 तक। वर्ग को उपवर्ग में भी बांटा गया है, उसको रोमन अंक से दिखाते हैं, ए और बी उपवर्ग में। ये देखिए, पहला जो है ये 1A कहलाता है वर्ग, दूसरा 2A, तीसरा 3B, चौथा 4B, पांचवा 5B, छठा 6B, सातवां 7B। 8 9 10 को एक साथ केवल 8वां लिखते हैं ना। और फिर जो 11वां है 1B, 12 2B। एक मिनट, हाँ इधर तो ठीक था। ये जो है ना, ये 3A शुरू हो जाता है, 3A 4A, हम B लिख दिए थे। ये इतना तो आपको बता ही दिए। तीसरा जो है 3B 4B, ऐसे 11 1B, 12 2B। और जो 13 है वो यहाँ के बाद 2A था तो यहाँ 3A हो जाता है, 4A 5A 6A 7A। और 18 जो है उसको 0 वर्ग बोलते हैं, शून्य वर्ग। 18 वर्ग है, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। ये जो है ये क्या है, वर्ग है। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में हम लोग आवर्त समझे, वर्ग, अभी पूरा विवरण समझे कुछ नहीं, अभी पूरा केवल आपको बनाने भर इतना हम समझा दे रहे हैं, पूरा डिटेल्स पढ़ना है, यही तो पढ़ना है आपको। फिर इसमें ब्लॉक बांटा गया, पहला दूसरा वर्ग को इस ब्लॉक कह रहे हैं, तीसरा से 12वां तक को डी ब्लॉक कह रहे हैं, और 13 से 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं। और नीचे भी कुछ तत्व होता है जिसको एफ ब्लॉक कहते हैं। अब ये कौन आवर्त किस वर्ग में है, ये आपको वर्ग आवर्त पढ़ते समय क्लियर होगा, लेकिन ब्लॉक समझना कि नीचे है। तत्वों को आपको लिखना है, कुछ तत्व हम लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ है 1 नंबर पर, दूसरा हीलियम आ गया, तीसरा आपको लिथियम है 3, हम लास्ट लिख देंगे, यहां से लगातार चलना है, 3 4 5 6 7 8, यहाँ आएंगे नियोन 10 हो जाएगा। ठीक है, लिख दे परमाणु संख्या। इस सोडियम 11 से शुरू होगा, 12 13 14 15, ऐसे आर्गन 18 पर समाप्त हो जाएगा। फिर ये पोटेशियम 39 से शुरू होगा, के जो है सॉरी 19 से कितना से 19 से ना 18 19 से शुरू होगा, और कहां तक जाएगा, ये क्रिप्टन 36 तक जाएगा।
फिर जो है वो रुबिडियम Rb37 से शुरू होगा और ये कहां तक जाएगा, जेनॉन 54 तक जाएगा नहीं। फिर सीजियम 55 आएगा, सीजियम 55। फिर 56 में जो है वो आपका बेरियम आता है, Ba। 55 56 नहीं, फ्रांसियम 56 हो गया, फ्रांसियम। 57 लैंथेनियम होता है, लेकिन ये यहां नहीं होकर के कट जाता है, नहीं लैंथेनियम के बाद ना, लैंथेनियम ही है, लैंथेनियम 57। यह स्टार लगा देना है, वो इसलिए कि 57 के बाद जो 58 है वो यहां नहीं रहता है। 58 के बाद, सॉरी 57 के बाद जो 58 सीरियम है, सी, ये 58 ये यहां आ जाता है। फिर ये 58 से लगातार चलेगा 59 60, ये कहां तक, ये आएगा आपको ल्यूटेरियम 71 तक नहीं। तो फिर 57 के बाद यहाँ 58 नहीं आएगा, आपको हाफनियम HF 72 आएगा। 72 के बाद लगातार यहां तक लिखेंगे तो रेडॉन 86 हो जाएगा। ठीक है, लगातार जो लिखना है उसको हम छोड़ रहे हैं, मतलब 72 तक लिखे तो यहाँ कौन आएगा, 73 आएगा ना। 57 और 72 के बीच 58 से लेकर के 71 तक F ब्लॉक को ऊपर वाला श्रेणी में है, यहाँ लिख लेंगे। इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स। क्यों, क्योंकि लैंथेनियम के बाद आया है। अभी बहुत सारा अभी सीखेंगे, पढ़ेंगे, अभी हम केवल टेबल बना रहे हैं आपको। लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स ना, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। चलिए सुनिएगा। फिर इसके बाद 86 हो गया। 87 फ्रांसियम होता है, FR 87। इसके बाद 88 जो है वो होता है आपका 88 हो जाता है रेडियम नहीं, यहाँ फ्रांसियम लिख दिए हैं। 56 जो है ना वो बेरियम होता है, Ba, क्या होता है, बेरियम। फिर यहाँ रेडियम होता है, रेडियम होता है Ra, क्या होता है, Ra 88। फिर 89 जो है एक्टिनाइड है, HC 89 एक्टिनाइड ना। 87 फ्रांसियम FR, 88 रेडियम Ra, एक्टिनाइड 89 HC। इसका जो 90 जो है थोरियम वो यहां होना चाहिए था, यहां नहीं होता, मैंने यहां भी स्टार लगा देना है। मतलब क्या कि एक्टिनाइड के बाद थोरियम 90 जो है वो यहां से शुरू होता है, और ये जो है आपको 103 लॉरेंसियम पर जाकर के LR 103 पर समाप्त हो जाता है। फिर आपको यहाँ 104 रदरफोर्डियम RF 104 से शुरू होता है, सबका खोज नहीं हुआ है, 118 तक, यहाँ तक खोज नहीं हुआ है। आपका काम है टेबल अच्छे तरीके से बनाइएगा, सुंदर टेबल। हमसे सुंदर तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिएगा और आपको अच्छे तरीके से इसको बनाना है। पूरा एलिमेंट को भर देना है। हम किसको छोड़े हैं, परमाणु संख्या जिसमें लगातार है 3 से लेकर के 10 तक, 11 12 13 19 के बाद 20 21 37 के बाद 38 39 72 के बाद 73 74 शुरू होगा, 104 से 5 6 7 ऐसे। लैंथेनाइड है 58 के बाद 59 से लेकर के 71 तक जाएगा। फिर ये 90 है, 91 92 ऐसे आगे जाएगा। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है, फिर पीरियोडिक टेबल अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।